नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल इजी ब्रीजी बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8th साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो पर जाकर देखें, फिर इसको देखें। वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस की जाती हैं, जिसमें कि हमने 7 स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना, सोइंग बीज डालना, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उनको बाहर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में, इरिगेशन जिसमें पौधों को पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि उनको जो बाकी के प्लांट्स क्रॉप्स के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्ट करना फसल को, और लास्ट में स्टोरेज कैसे स्टोर करना है। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं टोटल, जिसमें कि ये एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसके पहले 3 स्टेप्स जिसमें प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स, ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम बाकी के 4 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला चौथा स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाई इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड। आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को भी वाटर चाहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर्ली हो सके। तो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को टाइम टू टाइम वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो उनको सॉइल से नहीं पूरी हो पाती या फिर रेनिंग से नहीं पूरी हो पाती। इसलिए कुछ मेथड्स के थ्रू, कुछ सोर्सेज के थ्रू, जैसे रिवर, कैनाल, डैम, इन सब के थ्रू पौधों को वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इरिगेशन क्या है, वाटरिंग प्लांट्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि किसी फिक्स्ड इंटरवल में, चाहे जैसे कि कुछ हफ्ते के बाद या 3-4 दिनों के बाद पौधों को पानी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वाई इरिगेशन इज़ एसेंशियल। इरिगेशन ज़रूरी क्यों है, अभी मैंने बताया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। और किस लिए पौधों को पानी की ज़रूरत है, आपको पता है पौधे जो हैं अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, सॉइल के थ्रू। और ये सॉइल के थ्रू लेते हैं, और ये प्लांट के रूट से एब्जॉर्व की जाती हैं वाटर के साथ मिक्स होके। यानी कि वाटर के साथ ही न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंच पाता है, जैसे कि लीव्स तक कह लो, स्टेम्स तक कह लो, या जहाँ भी इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो कैसे पहुंचता है, वाटर के थ्रू डिसॉल्व होकर के ही। ठीक है, तो हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इरिगेशन क्यों ज़रूरी है। वही फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी जरूरी है। व्हेन रूट्स एब्जॉर्ब वाटर दे ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जब पौधे जो हैं, पौधों का जो रूट है वो जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो साथ में न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व है पानी में, उसके थ्रू ही वाटर के साथ ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंच पाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन। अगर ड्राई कंडीशन होगी तो सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। आप वीट को ऐसे खुले स्थान पे छोड़ दो, जब तक उनमें पानी नहीं डलेगा तब तक क्या है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि बीज से पौधा नहीं डेवलप हो पाएगा अगर उन्हें पानी ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स। अब क्या लगता है आपको, सारे फसलों को एक जैसा पानी चाहिए? अगर ऐसा होता तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्यों बनते। कुछ पौधे हमने पढ़े थे जो खारीफ सीजन में होते, खारीफ क्रॉप्स कहलाते हैं, कुछ राबी क्रॉप्स कहलाते हैं। तो खारीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं मीन्स उनको वाटर की आवश्यकता ज़्यादा है, राबी क्रॉप्स को कम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इरिगेशन डिपेंड करता है कि हम किस अकॉर्डिंग कितना पानी पौधों में डालें। तो कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, सबसे पहला है द वैरायटी ऑफ क्रॉप। क्रॉप की वैरायटी क्या है, ठीक है, यानी वो राबी क्रॉप है, खारीफ क्रॉप है या जैद क्रॉप है। ठीक है, दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल का टाइप क्या है, क्या वो लोमी सॉइल है
क्या सैंडी सॉइल है, क्या वो क्लेई सॉइल है। अगर क्लेई सॉइल होगा तो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी उनमें ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल में वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि हमें कौन से प्लांट्स को कितना वाटर देना है। नेक्स्ट, the season in summers watering has to be done more frequently due to the increased rate of evaporation from the soil and leaves. अब अगर गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न में पानी जो है जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से सॉइल में सूखा पड़ जाता है, सॉइल में वाटर की कमी हो जाती है। तो इसलिए गर्मियों के सीज़न में यानी समर सीज़न में वाटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, किस अकॉर्डिंग हमें पौधों को इरिगेट करना है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, वैरायटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की वैरायटी क्या है, राबी क्रॉप है या खारिफ क्रॉप्स है। दूसरा, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, क्या वो सॉइल लैंडी सैंडी सॉइल है या लोमी सॉइल है या क्ले सॉइल है, इन पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, इरिगेशन सीज़न पे। सीज़न क्या है, समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न है। तो इन बातों पे क्या डिपेंड करती है हमारी इरिगेशन की टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब ये जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, ये कहाँ कहाँ से आता है, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम पानी लेते हैं और उनका सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। ये वाटर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि वेल्स यानी कि कुएं, डैम, रिवर, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, यानी कि जहाँ जहाँ भी वाटर का सोर्स है, जहाँ जहाँ भी वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ वहाँ से हम वाटर का यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। तो देखो, ये सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये वेल है, वेल से पानी को भरा जा रहा है और इसे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, पॉन्ड है, एक तरीके का हमने पॉन्ड में पानी इकट्ठा करा हुआ है और इसका हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिवर। नेक्स्ट, डैम। इन सारी चीज़ों का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन। इसके अलावा हम ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स के अलावा हम लेक्स का यूज़ करते हैं। तो हमने कौन कौन से सोर्सेज पढ़े जहाँ से हमें वाटर मिलता है और उसका यूज़ हम इरिगेशन के लिए करते हैं। तो उसमें हमने वेल्स, रिवर्स, पॉन्ड, डैम, ट्यूबवेल, लेक, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि यहाँ यहाँ से पानी हमें मिलता है। अब इरिगेशन के कई मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स जो पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं, और कुछ मेथड्स जो अब यूज़ किया जाता है, जिनमें मशीनों का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। पुराने टाइम में जो मेथड्स यूज़ किए जाते थे उनमें किसका यूज़ किया जाता था, ह्यूमन पावर, मैन पावर का यूज़ किया जाता था, कैटल्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि काऊ, बुफेलो, बुल्स, हॉर्सेस, इन सब का यूज़ किया जाता था इरिगेशन करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उनमें मैन पावर नहीं लगती, उनमें मशीन ड्रिवन इरिगेशन कराया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दो मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, या अभी भी कहीं कहीं जो गांव थोड़े पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे किसानों को प्रॉपर मशीन वाली सुविधा नहीं मिल पाती, अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स का ही यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड है मॉडर्न मेथड्स। इनके फर्दर डिविजन्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे 4 टाइप के मेथड्स हैं। उनमें सबसे पहला है मोट सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, ढेकली, राहत। इसके अलावा मॉडर्न मेथड्स में 2 हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। इन सब को हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मोट और पुले सिस्टम। यहाँ पर आपको एक रोप दिख रही है। ठीक है, ये आपको रोप दिखाई दे रही है। ये रोप बुल्स, कैमल्स या बुफेलोज से बंधी होती है, और जब बुल्स, कैमल्स या बुफेलो आगे आगे चलते हैं तो लीवर की हेल्प से बकेट में पानी भरता है। फिर बुल के मूवमेंट से पानी से भरा बकेट ऊपर आता है। फिर ये जो किसान दिख रहा है, उस पानी को अपने एग्रीकल्चरल लैंड या खेत में डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मोट और पुले सिस्टम समझ आया। यहाँ पे क्या है, लीवर बंधा हुआ है। लीवर यानी जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में, व्हील टाइप का है। जब ये रस्सी जो है, ये बुल या जो बुल, बुफेलो या किसी भी कैटल के नेक से बंधा हुआ है, जब वो बुल आगे की तरफ मूव करेगा तो ये क्या है, ये लीवर रोटेट होगा, पानी नीचे जाएगा, पानी भरेगा, पानी भर के ऊपर आएगा, और ये जो किसान यहाँ पे खड़ा है, ये उस पानी को खेत में डाल देगा और उससे इरिगेशन होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कितना ज़्यादा मैन पावर लग रहा है, कैटल पावर लग रहा है।
तो दूसरे टाइप का ट्रेडिशनल मेथड जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ किया करते थे या कहीं कहीं पे अभी भी यूज़ किया जा रहा है वो है चेन पम्प सिस्टम। इसमें एक साइड में लीवर लगा होता है एंड उस पर ढेर सारे बकेट्स बंधे होते हैं और ये लीवर वाटर सोर्स जैसे कि रिवर या लेक में लगा होता है। तो यहाँ पे ये पिक्चर में, ये जो एनसीईआरटी की पिक्चर मैंने ली है, इसमें दूसरे साइड का लीवर दिखा नहीं रखा। ये जो दूसरे साइड का जो लीवर जो इस पिक्चर में हमें नहीं दिख रहा है, रोप दिखाई दे रही है, उसके दूसरे साइड में वो लीवर लगा होता है और वो लीवर जो है किसी वाटर सोर्स के अंदर लगा होता है। तो जैसे ये लीवर घूमता है पानी बकेट में फिल होता है, फिर वो बकेट बीच में लगे ये जो रोप दिख रहा है इसकी हेल्प से दूसरी तरफ लगे लीवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा वाला लीवर एक चैनल में लगा होता है और ये चैनल एग्रीकल्चरल फील्ड में जाता है। इस तरह ये चेन पंप सिस्टम वर्क करता है। मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है ढेकली। इसमें क्या है, आपको वेल दिखाई दे रहा है, किसान दिखाई दे रहा है, आपको एक वुडन लॉग दिखाई दे रही है, तो इन सब का यूज़ करके जो है इसमें इरिगेशन किया जाता है। इसमें वेल में से पानी निकालते हैं। इसमें हमने एक वुड की स्टिक या लॉग बना रखा होता है। इस स्टिक के एक साइड में हैवी वेट, कोई भी हैवी वेट जैसे पत्थर या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैवी वेट वाली बांधी जाती हैं और दूसरी साइड बकेट बांधा जाता है। ठीक है, तो किसान क्या करता है या जो भी मैन आदमी यहाँ खड़ा है वो क्या करता है, पानी को नीचे से कुएं से भरता है, फिर पानी जब ऊपर आता है तो उसे मैन्युअली एक एक बकेट के थ्रू अपने लैंड, एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांसफ़र कराते रहता है। तो ये था हमारा ढेकली सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो है राहत सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक साइड क्या है, इसमें एक साइड कैटल होता है, वो एक बीम की हेल्प से बंधा होता है। जब ये कैटल सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमते हैं तो दूसरी साइड जो लीवर या व्हील लगा है वो रोटेट होता है। ये दूसरी साइड वाला लीवर वाटर सोर्स से अटैच्ड होता है, जो जैसे जैसे कैटल मूव करता है बकेट फिल होके एग्रीकल्चर लैंड में गिरता रहता है। ठीक है, तो ये था राहत सिस्टम। आई होप ये चारों सिस्टम आपको, मोट और पुले सिस्टम, चेन पम्प सिस्टम, ढेकली, राहत, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम चलते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमने ये चारों पढ़ा, इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैटल एंड ह्यूमन लेबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। चीपर था बट लेस एफिशिएंट था। इसको करने में उतने पैसे नहीं लगते लेकिन एफिशिएंसी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यूजिंग पम्प्स ऑफ फॉर इरिगेशन, यहाँ पे पम्प्स का यूज़ कर रहे थे हम इरिगेशन के लिए। तो इसमें क्या था, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था और मैन पावर, कैटल पावर बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इसी को ओवरकम करने के लिए कुछ मॉडर्न मेथड्स लाए गए इरिगेशन के। उन मॉडर्न मेथड्स में हमने दो पढ़ा था, कौन कौन से, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर पाइप सा लगा है, पाइप के ऊपर नोज़ल लगा है, ये नोज़ल रोटेट होकर के क्या करता है, वाटर को पूरे फील्ड में पहुँचाता है। ये आपने अपने गार्डन में देखा होगा, स्कूल के गार्डन में या लॉन्स वगैरह में, इसी तरीके से इसी का यूज़ करके जो है वहाँ पे इरिगेशन कराया जाता है। ऑफन यूज्ड इन वॉचिंग लॉन्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, जहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है ना, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स with rotating nozzles on top joined to the main pipeline at regular intervals. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ये इस तरीके से स्प्रिंकल होता है पौधों के ऊपर जैसे कि बारिश हो रही हो। तो ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लंबे लंबे पाइप्स लगे हुए हैं और ये सीधे ना प्लांट के रूट तक जाते हैं और प्लांट के रूट में जा कर के वाटर सप्लाई करते हैं। ऑफन यूज्ड इन वॉचिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, फ्रूट, जहाँ पे फ्रूट्स के पौधे लगे थे उनको सिंचाई करने के लिए, गार्डन्स में, एंड ट्रीज़ को पानी देने के लिए। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। अगर पानी जो है सीधे क्रॉप के रूट तक यानी प्लांट के रूट पे मिल रही है तो पानी की वेस्टेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की थोड़ी वेस्टेज है, कैसे, क्योंकि ये पौधों की लीव्स को भी मिल रहा है, स्टेम को भी मिल रहा है, तो उनको तो पानी की ज़रूरत नहीं है ना। पौधों को तो पानी जो वो लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो रूट से करते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम में यहाँ पे जो आपने देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरे
पूरे प्लांट के ऊपर पानी पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्रिप सिस्टम में सीधे रूट्स तक पहुँच रही है, इसलिए यहाँ पे पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। तो ये ड्रिप सिस्टम कहाँ के लिए बेस्ट होगा? वैसे एरियाज़ जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अ लॉट ऑफ वाटर सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने पौधों में पानी भी डाल दिया, सिंचाई कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या आता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं अभी देखते हैं हम। अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। ये देखो, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वीट के प्लांट्स लगे हुए, वीट क्रॉप लगी हुई है। उसके बीच में ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वीट नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स जो पौधों के साथ, क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं वीड्स। हिंदी में इसे खरपतवार बोला जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब जब इनको जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही हम वीडिंग कहते हैं। ये वीडिंग या तो आप मैनुअली कर लो, हाथ से उखाड़ उखाड़ के फेंक दो, या खुरपी की हेल्प से इसे काट लो, या फिर आप कोई केमिकल का छिड़काव करो ताकि ये पौधे अपने आप मर जाए। ये वीडिंग करना ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है कि हम इन वीड्स को अपने फसल से हटाएं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है, वो भी जो वीड्स हैं वो भी उसका इस्तेमाल करेंगे। जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी यूज़ करेंगे ये वीड्स, और जो सनलाइट वाटर मिल रही है उसका भी यूज़ करेंगे। तो ये तो क्रॉप्स के लिए कंपटीशन हो गया ना। क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, वीड्स ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वाई इज़ वीडिंग नेसेसरी? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वीड्स compete with crops for space, light, water and nutrients. They may interfere in harvesting and can be poisonous for animals and human beings. हो सकता है जब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया तो उसके साथ साथ हमने वीड्स को भी हार्वेस्ट कर लिया, जो कि क्या हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए ये वीडिंग करना, वीड्स को हटाना ज़रूरी है। तो फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स। वीड्स को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है टिलिंग और प्लोइंग। जो हमने टिलिंग और प्लोइंग पढ़ा था, जिसमें सॉइल क्रम्स को ब्रोकन अप किया जा रहा था। तो बीज डालने से पहले ही अगर हमने टिलिंग या प्लोइंग कर दी तो उससे क्या होगा, जो भी वीड्स पैदा हो रहे होंगे वो अपरूटेड हो जाएंगे, अपनी जड़ से बाहर की तरफ आ जाएंगे, फिर उन्हें हम ईजिली छांट के रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, मैनुअली रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी टू अपरूट देम और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये आप पहला पिक्चर देखो, उसमें क्या कर रहे हैं, खुरपी की हेल्प से जो वीड है उसको कट कर दिया जाता है, बिल्कुल रूट के पास से या ग्राउंड के पास से, ठीक है। तीसरा स्टेप जो आपको दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीडीसाइड का छिड़काव कर रहे हैं। वीड का मतलब वही जो वीड्स हमने पढ़ा, और साइड का मतलब होता है उन्हें किल करना। जैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, वैसे ही वीडीसाइड्स का यूज़ किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए। स्प्रेइंग वीडीसाइड्स केमिकल्स दैट किल वीड्स बट डू नॉट डैमेज क्रॉप्स। ये वीड्स को किल कर देते हैं लेकिन क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ वीडीसाइड्स के नाम दिए हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे 2,4-D भी कहा जाता है शॉर्ट में, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये क्या है, वीडीसाइड्स है जिनका इस्तेमाल करके हम वीड्स को रिमूव करते हैं। तो ये हमने देखा वीड्स क्या होते हैं, वीडिंग क्या होती है, वीडिंग क्यों ज़रूरी है, फार्मर्स कौन कौन से तरीके से वीडिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब हमने सब कुछ कर लिया, पानी डाल दिया, बीज बोया, बीज से पौधे हुए, पौधों में हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए मैन्योर फर्टिलाइजर्स के रूप में, उन इरिगेशन किया, इरिगेशन के बाद हमने प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी किया वीड से। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग का। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग पता है ना क्या किसे कहते हैं? जब क्रॉप बिल्कुल मैच्योर हो गई, जैसे हमने वीट क्रॉप लगाया था, वीट उसमें बिल्कुल अच्छे से आ गए, वीट की फसल पक जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसे कट करते हैं। सीरियल क्रॉप्स यूजुअली टेक 3 to 4 months टू मैच्योर। जो अनाज की फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन सबको मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। In India, many festivals are associated with harvesting, such as Pongal, Baisakhi,
होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। आपको पता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हमारे यहाँ बहुत से मनाए जाते हैं, जैसे कि होली जो है, होली के अंदर भी हम जाते हैं ना अपना कुछ पकाने के लिए, गेहूं वगैरह की बाली लेकर जाते हैं, आग में पकाते हैं जब होलिका दहन होता है। तो वो सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किसान अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमने इतने दिनों की मेहनत की, हमारे 3-4 महीनों की मेहनत अब रंग लाई है। उसी मेहनत को देख करके किसान खुश होते हैं और उस खुशी के मौके पे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। उन फेस्टिवल्स के नाम हैं, ये अलग अलग जगह से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। जैसे होली हो गया, नॉर्थ इंडिया में होली दिवाली नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं, ठीक है। बैसाखी हो गया, ये पंजाब साइड ज़्यादा मनाया जाता है। पोंगल ये जो है साउथ की साइड मनाया जाता है। इस तरीके से जो है ना, बिहू आसाम में मनाया जाता है। इस तरीके से जो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है, जो किसी न किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग की खुशी में मनाया जाता है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। यहाँ पे जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो यहाँ लेडी बैठी है, ये सिकल का यूज़ करके क्या कर रही है, हार्वेस्टिंग कर रही है। मैनुअली फसल को एक एक करके काटती चली जाएंगी। दूसरा, मशीन्स का यूज़ करके किया जाता है, जिसमें कि मैन पावर नहीं लगती, टाइम कम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो दो तरीके से हार्वेस्टिंग की गई, मैनुअली एंड दूसरा मैनुअली सिकल्स का यूज़ करके, और मशीन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर, उसके थ्रू। तो हम देखते हैं हार्वेस्टिंग मशीन्स को लेकर के कैसे की जाती है। तो ये देखो यहाँ पे मशीन है, ये क्या कर रहा है, क्रॉप को कट करता चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे फसल जो है हार्वेस्ट हो रही है। यहाँ पे देखो, अब जो हमने फसल को कट कर लिया, कट करने के बाद इसे, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, किसान क्या कर रहा है, एक पत्थर है बड़ा सा कुछ, ठीक है, उसके ऊपर किसान क्या कर रहा है, गेहूं की फसल ले रखी है इसने हाथ पे, उसको ऐसे ऐसे बीट करेगा। बीट करने से क्या होगा, जो गेहूं के दाने हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गेहूं के दानों का वेट है और प्रेशर पड़ेगा जब वो उस पे बीट करेगा, पत्थर पे मारेगा, तो प्रेशर की वजह से ये गेहूं के दाने जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। हार्वेस्टिंग के बाद सेपरेटिंग शाफ फ्रॉम ग्रेन कैन बी डन थ्रू थ्रेशिंग और बिनोइंग। ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग शाफ फ्रॉम ग्रेन, यानी कि अब वो जो पूरा का पूरा गेहूं का हमने काट कर लाया, गेहूं की फसल काट कर लेकर आए हैं, वो तो पूरे हमारे काम की नहीं है, हमें तो बस गेहूं के जो सीड्स है वो चाहिए, तो उसे अलग करना पड़ेगा शाफ से। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स फॉल फ्रॉम स्टॉक ड्यू टू द फोर्स, क्योंकि वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से ये जो है गेहूं के दाने हैं वो स्टॉक से अलग हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ये जो लेडी दिख रही है, ये क्या कर रही है, ये जो हमने गेहूं के दाने अभी अलग किए, इसको उन्होंने इस बर्तन में, ये जो इसको सूप बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इसमें इस महिला ने लिया और एक ऊंचे स्पेस पे खड़ी हो गए। अब जब विंड आता है, हवा की वजह से गेहूं के जो दाने हैं वो अलग हो जाएंगे, और उसमें कुछ भूसा भरा हुआ था जो कि बिल्कुल हमारे काम का नहीं था, जिसको हम शाफ बोल रहे हैं, उसको अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो हवा की वजह से वो हल्के हैं, तो वो दूर जाके इकट्ठे हो रहे हैं, और जो गेहूं के दाने हैं वो एक जगह रह जाते हैं, ठीक है। आफ्टर थ्रेशिंग विनोइंग सेपरेट्स द हस्क फ्रॉम द सीड्स बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट। ये जो अलग हो रहा है, उस पर जब हवा ब्लो कराते हैं तो वो हस्क जो है अलग हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द हस्क विच इज़ लाइटर फ्लाइज अवे एंड द सीड्स विच आर हैवियर फॉल डाउन। हस्क जो है उनका वेट कम है, जो भूसा है उसका वेट कम है, तो वो दूसरी जगह दूर जा कर के इकट्ठा हो जाता है, और जो सीड्स है, जो हमारे काम की चीज़ है, उनका वेट ज़्यादा है, वो वहीं पे नीचे गिर जाते हैं। इस तरीके से ये थ्रेशिंग था, बीट करना ताकि ग्रेन्स अलग हो, और उन ग्रेन्स में हस्क भी है, उस हस्क को अलग करने के लिए विनोइंग किया जाता है, ठीक है। देयर इज़ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच वर्क्स एज अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। अब ये सारा मैनुअली करने में बहुत टाइम लगता है, मैनुअली हमने उसको काटा, काटने के बाद थ्रेशिंग करी, थ्रेशिंग के बाद विनोइंग किया, तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो सारे प्रोसेस था, मैन पावर, टाइम, इनका सबको बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। ये कंबाइन इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग के साथ साथ क्या कर रहा है, थ्रेशिंग भी कर रहा है, इसलिए इस मशीन का नाम क्या है, कंबाइन। नेक्स्ट आता है, फसल को हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे स्टोर करने की बारी आती है। अगर हम अच्छे से उसको स्टोर नहीं करेंगे ग्रेन्स को, तो वो हमारे काम की नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए स्टोर करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से।
क्योंकि अगर इनमें मॉइस्चर आ गया या फिर इनको कीड़ों ने खा लिया, चूहों ने खा लिया, तो सारी के सारी की मेहनत सारी की सारी एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्टोर करने के लिए जूट बैग्स का यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का आपने देखा होगा। और इस तरीके का टीन का बॉक्स, मेटेलिक बिन्स का यूज़ किया जाता है, बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ये आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपकी मदर्स क्या करती हैं, इस तरीके के मेटेलिक बॉक्सेस का यूज़ करती हैं ग्रेन्स को स्टोर कराने के लिए। और इसमें देखा होगा आपने कुछ जगह नीम की पत्तियाँ, ड्राइड नीम लीव्स डाल दी जाती है, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ डाली जाती है ताकि इनमें कोई बैक्टीरिया या कोई फंजाई वगैरह ग्रो ना करें। ठीक है, तो स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने जो हार्वेस्ट किया ग्रेन्स, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मॉइस्चर से, क्योंकि इनमें नमी होगी तो फंगस ग्रो करेगा और ये फसल जो है ग्रेन्स जो है ख़राब हो जाएंगे। इंसेक्ट्स खा सकते हैं, रेट्स खा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इसके जो ग्रेन्स हैं इनको स्टोर करना प्रॉपर्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टेड ग्रेन शुड बी सन ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टोर करने से पहले इसको अच्छे से धूप लगवा दें। ठीक है, ताकि जो भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर उनमें रह गया हो वो ख़त्म हो जाए। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। ये जो है जूट बैग्स है, मेटेलिक बिन्स है, इनका इस्तेमाल करते हैं। और लार्जर स्केल पे फसल को, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके के सिलोज का यूज़ किया जाता है। और ये जो आपने गांव में देखा होगा, ग्रेनरीज कहते हैं इसको, मिट्टी की बनाई होती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है लार्जर स्केल पे क्रॉप्स को, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। एट लार्ज स्केल दे आर केप्ट इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। ये सिलोज है नीचे वाली पिक्चर, और ऊपर वाली पिक्चर जो है ग्रेनरी है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स। सूखी नीम पत्तियाँ इस्तेमाल करना। इन बिग गोडाउन्स केमिकल ट्रीटमेंट्स आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। अब जो गोडाउन्स होती हैं, जो गोदाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि उनमें उनको नुकसान ना हो। ठीक है, फसल जो है, ग्रेन्स जो है वो अच्छे से स्टोर, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रह सके। ठीक है, अब हमने स्टोर भी कर लिया, तो ये सारा जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस था यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने 7 स्टेप्स पढ़े थे। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में पढ़ा था स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारे तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिए। अब आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे कि मिल्क है, ये क्या है, एनिमल से मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसका फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वैसे मीट है, एग है, हनी है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल्स से। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जानवरों को पालते हुए। वो जानवरों को क्यों पालते हैं, ताकि उनसे एनिमल प्रोडक्ट्स मिल सके, वो उसका या तो अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सके, या तो उन्हें बेच करके कुछ पैसे अर्न कर सके। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस पैसे अर्न करने के लिए कमाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एट अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। लार्ज स्केल पे अगर हम एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उनको खाना खिलाना, अच्छे से रखना, तो ये सारी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry includes taking care of animals and domesticating them for different purposes such as meat, wool, milk, eggs, honey, etc. ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, मेनली जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, उनका अपने घर में ही पालन करते हैं। ठीक है, और उनको किस लिए पालन किया जाता है, ताकि उनसे हमें प्रोडक्ट्स मिल सके, जैसे कि हनी है और वुल है, मिल्क है, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो हमें मिल सके, इसलिए इनका पालन किया जाता है। कौन कौन से एनिमल हस्बेंड्री हमारे इंडिया में पॉपुलर है, तो बी कीपिंग है और एपीकल्चर जिसे हम कहते हैं, जिसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग हम क्या करेंगे, काउस या बफेलोज या गोट का भी करते हैं कई जगह पे। फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर। फिश फार्मिंग करना यानी कि मत्स्य पालन, जिसे मछली पालन कहते हो आप, वो करना। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री में आप मुर्गी पालन कह सकते हो, जिसका यूज़ मीट के लिए और एग्स के लिए किया जाता है। शिप फार्मिंग क्या है, शिप फार्मिंग में किस लिए किया जाता है, शिप की फार्मिंग, शिप को पाला जाता है ताकि उनसे हम वुल ले सकें।
ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थे। फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड एनिमल्स से हमें कुछ फूड्स मिलते हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिसके लिए एनिमल्स का भी पालन किया जाता है। अब चलो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कुछ, ताकि आपको भी पता चले कि आपने इस वीडियो से, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अमंग द क्रॉप्स। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अनडिज़ायरेबल प्लांट जो होते हैं, बिल्कुल सही, वीड्स। ठीक है, वीड्स ही कह रहे थे ना हम, जिनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग कह रहे थे। ठीक है, ये वीड्स क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को जो है प्रॉपर सनलाइट, स्पेस, मिनरल वाटर, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केमिकल्स दैट आर यूज टू रिमूव वीड्स। अब कौन से केमिकल का हम यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। मैंने बताया था वीडीसाइड्स। वीड का मतलब यही जो वीड्स हमने पढ़े, साइड का मतलब होता है किल करना। तो वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल क्या था, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-D, और नेप्थलीन एसिटिक एसिड, वीडीसाइड्स के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड। यानी कि पौधों को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे पानी सप्लाई करना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरिगेशन, सिंचाई। नेक्स्ट, नेम सम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए वाटर कहाँ से मिलता है, तो क्या क्या चीज़ें थी, डैम्स है, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, इन सब जगहों से हमें इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है। लिस्ट सम फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो वही है अपना पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू। ठीक है, तो ये सारे फेस्टिवल्स किसके लिए मनाए जाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। किसान अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने जो इतने दिनों की मेहनत की, 3-4 महीने जो मेहनत की, उनकी मेहनत रंग लाई है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करे जाते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the subscribe button, share with your friends,